अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रीम मैक्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग बात तो करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके लिए बेसिकली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये एक डायग्राम भी दिया हुआ है। बेसिकली ये एक डिजिटल कंप्यूटर का डायग्राम है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेसिकली इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, या कह सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है आउटपुट यूनिट, और तीसरा होता है सीपीयू या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली ये जो सीपीयू होता है ना, सबसे मेन काम ये सीपीयू ही करता है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें ये जो एरो दिखाई दे रहा है डैश वाला, इसका क्या मतलब है, और जो नॉर्मल हमारा डायग्राम बना हुआ है इसका क्या मतलब है, मतलब नॉर्मल जो एरो बना हुआ है उसका क्या मतलब है। तो ध्यान दीजिएगा, जो डैश वाला एरो है ये कंट्रोल फ्लो को दिखाता है, और दूसरा जो पूरा एरो बना हुआ है जिसमें डैश नहीं लगा हुआ है वो डेटा फ्लो को दर्शाता है। तो चलिए इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारे यहाँ EMRS का ICT मास्टर बैच स्टार्ट हो गया है 2025 का। अब जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है ICT की, तो भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 मार्क से भी मामला आपका गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो 100% तैयारी के लिए आपको 150% की कोशिश करनी पड़ेगी, 150% की मेहनत देनी पड़ेगी, तभी आप 100% मार्क्स ले आ सकते हो। तो इसके लिए हमारे यहाँ नई बैच स्टार्ट है, जहाँ पर आपको ज्वाइन करने का बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। वहाँ पर आपको लाइव बैचेस देखने को मिलेगा, प्लस रिकॉर्डेड बैचेस भी मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज बहुत सारी मिल जाएगी, फ्री PDF बुक भी मिल जाएगा, और 1000+ MCQ PDF भी मिलने वाला है। और इसकी प्राइस हम लोगों ने अभी सिर्फ दिवाली तक, ध्यान दीजिएगा दिवाली के बाद इसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो दिवाली तक अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो 199 में ये ऑफ़र आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ 199 में आपके पास मौका है अभी इतनी सारी चीज़ों को ज्वाइन करने का। देर मत करिए, व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया गया है, वहाँ पर मैसेज करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इनपुट यूनिट के बारे में। जब भी हम लोग कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं तो कंप्यूटर हमारा क्या काम करता है, यूज़र से इनपुट लेता है, और इनपुट लेने के बाद प्रोसेस करता है। तो इनपुट लेने के लिए जितने भी डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं वो सभी हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। और जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शन को यूज़र से। बेसिकली अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो हम यूज़र हैं, और हम कंप्यूटर को डेटा देने का काम करते हैं। किसके थ्रू? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो सामने स्क्रीन पर कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप उनको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आप पहले से भी जानते होंगे, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, वेबकैम हो गया, और भी बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो कि इनपुट के लिए काम करते हैं। अब ये करता क्या है, बेसिकली जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में या मशीन रीडेबल फॉर्मेट में हमारे इंस्ट्रक्शन को, जो भी हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, और डेटा को प्रोसेसिंग के लिए आगे की ओर सेंड कर देते हैं। ठीक है, अब सेंड किसके पास करते हैं तो ये भी आप आगे अभी जानने वाले हैं। दूसरा आता है आउटपुट यूनिट, जो कि आपको हमेशा रिजल्ट दिखाने का काम करता है। ये क्या करता है, तो भाई ध्यान दीजिएगा, जैसे हेडफोन हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ये सभी आउटपुट डिवाइसेस जो इंस्ट्रक्शन इनको CPU से मिलता है उनको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट का मतलब या तो वो ऑडियो के फॉर्म में दिखाएंगे, सुनाएंगे, या फिर वीडियो के फॉर्म में दिखाएंगे आपको, या फिर आपको जो है प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। तो ऐसे जितने भी डिवाइसेस जो हमें रिजल्ट देने का काम करते हैं वो सभी आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं।
और आउटपुट डिवाइसेस हमेशा सीपीयू से मिलने वाले इंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें सीपीयू से मिलेगा, जो भी कमांड उनको सीपीयू से मिलेगा, उनको हमेशा ये शो कराने का काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं सीपीयू के बारे में, जहाँ पर आपका डेटा बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए आता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो अभी हमने आपको बताया कि जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं यूज़र के इंस्ट्रक्शन को। तो मशीन लैंग्वेज का मतलब ये है कि 0101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं इंसान के, मतलब हमारे इंस्ट्रक्शन को। तो ये जाता है डायरेक्टली सीपीयू के पास, और सीपीयू हमारा सबसे मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो कि क्या काम करता है बेसिकली, इनको जो है ना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो कि एक्चुअल में प्रोसेसिंग का काम करता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग उस प्रोसेसर को ही बोलते हैं। अब ये करता क्या क्या है, तो इसके काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मेन चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करता है या डेटा को ट्रांसफ़र करता है मेमोरी और रजिस्टर के बीच में, एग्जीक्यूट करता है जितने भी इंस्ट्रक्शन इसके पास स्टोर होते हैं उन सभी को, और जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड से या सीपीयू से, उन सभी को ये कंट्रोल करने का भी काम करता है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ डिजिटल कंप्यूटर के डायग्राम में, तो सीपीयू के अंदर जो है 3 मेन चीज़ें आपको दिखाई देंगी। क्या क्या? कंट्रोल यूनिट हो गया जिसको हम लोग सीयू बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया जो कि एएलयू होता है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट होता है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट का मतलब है बेसिकली रजिस्टर और एक्यूमुलेटर। तो अभी हम लोग बात करेंगे सीयू के बारे में, एएलयू के बारे में और मेमोरी यूनिट के बारे में। तो एएलयू आता है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के काम होते हैं, या जितने भी आप जो है लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक से रिलेटेड काम होते हैं, कंडीशन अगर हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं, तो ये सभी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा हार्डवेयर लगा होता है, बेसिकली उसको बोला जाता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, या कह सकते हो कि एएलयू ही ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। एएलयू जितनी भी चीज़ें या एक्शन परफॉर्म कराता है वो सीयू के बेसिस पर कराता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं इनपुट यूनिट के थ्रू या इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो वो सबसे पहले जाता है सीयू के पास। किसके पास जाता है भाई? सीयू के पास। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट जो भी चीज़ें उनको इनपुट यूनिट से मिलता है उनको एक तरीके से वेरीफाई करता है कि इसमें से डेटा कौन सा है, इंस्ट्रक्शन कौन सा है, और फिर उनको आगे बढ़ाता है और लेकर के जाता है एएलयू के पास। और एएलयू उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद जो रिजल्ट आता है उनको टेम्परेरी स्टोर करता है रजिस्टर्स में। ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर्स कंप्यूटर की हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि कुछ समय तक डेटा को अपने पास स्टोर करके रखती है, और जैसे ही यूज़र इनपुट में देना बंद कर देता है, मतलब यूज़र इनपुट देना बंद कर देता है, तो जो एएलयू होता है वो थोड़ा सा ऐसा कोड किया होता है या इतना स्मार्ट होता है कि रजिस्टर के अंदर जितने भी डेटा स्टोर होते हैं उनको रीवेरीफाई करता है अपने पास लेकर के। डायग्राम थोड़ा सा देखिए, आपको समझ में आएगा। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, इसके बाद प्राइमरी स्टोरेज यूनिट जहाँ पर रजिस्टर लगा होता है, यहाँ से वापस से जो है ना अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट डेटा लेता है, जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं उनको लेता है, वेरीफाई करता है कि इसने जो कैलकुलेशन किया है वो 100% सही है या नहीं, और उसके बाद भेज देता है इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट के पास। अब जो कंट्रोल यूनिट होता है, जब उनको इंस्ट्रक्शन और डेटा मिलता है एएलयू से, ध्यान दीजिएगा अभी तक इनपुट यूनिट से सीयू की ओर डेटा जा रहा था, अब एएलयू से सीयू की ओर डेटा जा रहा है। तो जब एएलयू से सीयू में डेटा जाता है तो उस सिचुएशन में सीयू ये समझ जाता है कि अब हमें आउटपुट डिवाइस की ओर इन सभी डेटा को लेकर के जाना है, इन सभी इंस्ट्रक्शन को लेकर के जाना है, और फिर सीयू ही डिसाइड करता है कि प्रॉपर आउटपुट डिवाइस कौन सी होगी जिसके थ्रू हम यूज़र को इन डेटा को दिखा सकें। जैसे मान लीजिए हम अगर कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं तो सीयू हमारा डिसाइड करता है एएलयू से इंस्ट्रक्शन पाने के बाद कि स्पीकर से गाना बजाना है या फिर मॉनिटर से वीडियो दिखाना है और प्रिंटर से प्रिंट आउट करना है। तो ये दिमाग लगाने का काम, ये डिसाइड करने का काम हमेशा सीपीयू का होता है, सॉरी सीयू का होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। और ध्यान दीजिएगा सीयू जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और सीयू पावर को भी मैनेज करता है, फाइल को भी मैनेज करता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है,
जो भी डेटा इनपुट में आता है उनको भी मैनेज करता है और जो भी डेटा आउटपुट में जाता है उनको भी ये मैनेज करने का काम करता है। इसलिए सीयू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीयू के बारे में हमेशा याद रखिएगा। अब मेमोरी यूनिट की बात करें तो मेमोरी यूनिट सीपीयू के अंदर दो टाइप की होती है, एक बेसिकली टेम्परेरी होती है, दूसरा परमानेंट होती है। ठीक है, इनको कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में, प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में डेटा तुरंत चला जाता है। प्राइमरी मेमोरी में अगर देखा जाए तो रैम और रोम आते हैं। ठीक है, और हाँ, कंप्यूटर की सबसे हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी जो रजिस्टर है, बेसिकली रजिस्टर के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाने लायक है, क्योंकि रजिस्टर बहुत सारे काम करता है और बहुत ही फास्ट काम करता है। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसकी वर्किंग कैपेसिटी को समझने के लिए, वर्किंग प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक अलग से वीडियो पूरी बनानी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि मेमोरी यूनिट जो है ना दो टाइप की होती है। मेमोरी भी अपने में एक पूरा पूरा अलग चैप्टर है जिसमें आपको और डिटेल में हम लोग जानकारियाँ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। जब भी आप एक सीपीयू ओपन करोगे तो सीपीयू को ओपन करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स को ओपन करने के बाद जैसे ही आपकी नज़र पड़ेगी तो सबसे पहले आपको सामने एक बोर्ड दिखाई देगा जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मदरबोर्ड, और इसको अलग अलग टर्म से भी हम लोग जो है ना जानते हैं, या अलग अलग नेम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे मदरबोर्ड को हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या फिर पीसीबी के नाम से भी जानते हैं, मेन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, लॉजिक बोर्ड के नाम से जानते हैं, सिस्टम बोर्ड के नाम से जानते हैं, प्लानर बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो भाई अलग अलग जगह पे जो है ना इसका अलग अलग नाम हो सकता है, और आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए ये अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। तो इन नाम को थोड़ा सा याद रखना, अपने दिमाग में बैठा के रखना। और कंपोनेंट की बात की जाए तो मदरबोर्ड बेसिकली हर एक पार्ट को, सीपीयू के हर एक पार्ट को जोड़ करके रखने का काम करता है, इसलिए इनका नाम स्पेशली मदरबोर्ड रखा गया है। तो जैसे घर में मम्मी होती हैं वो सभी लोगों को जो है जोड़ के रखती हैं, सभी भाई बहन को जो है जोड़ के रखती हैं, सभी रिश्तेदारों को जोड़ करके रखने का काम करती हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर बेसिकली सीपीयू के अंदर जो भी बोर्ड पाया जाता है उसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी कंपोनेंट को, सभी पार्ट को कंप्यूटर से अटैच करके रखने का काम करता है, और ये इंश्योर करता है कि वो सभी प्रॉपर काम कर रहे हों, किसी से कोई और प्रॉब्लम जनरेट ना हो रही हो। ठीक है, तो देखा जाए तो सीमोस की बैटरी होती है, बायोस की चिप होती है, उसके ऊपर फ़ैन लगा होता है, एसएमपीएस लगा होता है, पीसीआई स्लॉट होता है, प्रोसेसर की चिप होती है, बसेस होते हैं एक मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, रैम का स्लॉट हमने आपको बता ही दिया है कि रैम का स्लॉट भी होता है, पावर कनेक्टर्स लगे होते हैं, सीपीयू को ठंडा करने के लिए हीट सिंक और फ़ैन लगाने के लिए जगह बनी होती है यहाँ पर। ठीक है, सीपीयू का सॉकेट होता है, अलग अलग टाइप के कनेक्टर होते हैं, यूएसबी पोर्ट जिनको आप कह सकते हो, सीरियल पोर्ट होते हैं, ईथरनेट पोर्ट होता है, ऑडियो पोर्ट होता है, बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिसमें हम लोग अपने हार्डवेयर को अटैच करते हैं, हार्डवेयर को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड जब स्टार्ट हुआ था तो लगभग वो थर्ड जनरेशन का टाइम था जब मदरबोर्ड आया हुआ था और आईसी का निर्माण हुआ था। पिछली वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पिछली वीडियो तो जा करके देख लीजिएगा, हमने जनरेशन के बारे में प्रॉपर डिटेल में उसमें बात की है, तो उसको देख करके आपको आइडिया काफ़ी सारा लग जाएगा और आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे अगर आप जनरेशन को लेकर के कन्फ्यूज़न में हैं तो। अब बात कर लेते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट। इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट का मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट जोड़ते हैं तो वो कैसे जोड़े जाते हैं। तो जैसे नॉर्मल रियल लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो जब हमें एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बेसिकली बस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस क्या काम करता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर के आने जाने का काम करता है। सेम उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी जितने वायर हम लोग यूज़ करते हैं जो डेटा को एक दूसरी जगह पहुँचाने का काम करते हैं वो सभी हमारे बसेस कहलाते हैं। और बसेस जो होते हैं बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। एक इंटरनल बस होता है जो कि सीपीयू, जो अभी हमने आपको बॉक्स दिखाया, सीपीयू के अंदर काम करता है, और दूसरा जो एक्सटर्नल बस है वो सीपीयू के बाहर काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने वायर आप कंप्यूटर में बाहर से अटैच करते हैं, बाहर से अटैच करने का मतलब ये है कि आपने कीबोर्ड को लगाया तो भाई उसका वायर निकला हुआ है, माउस लगाया उसका भी वायर निकला हुआ है, पावर केबल लगाया अपने सीपीयू को ऑन करने के लिए तो ये आपका एक्सटर्नल वायर है। ठीक है, तो ये सभी जो बसेज हैं ना ये एक्सटर्नल बसेस की कैटेगरी में आते हैं। जब आप यूएसबी केबल लगाते हो मोबाइल से
डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये भी आपका जो है एक्सटर्नल बस की कैटेगरी में आता है। लेकिन जो इंटरनल बस है, इंटरनल बस बेसिकली 3 टाइप का होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल बस का कोई भी टाइप नहीं होता। एक्सटर्नल बस का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ बाहर के वायर्स होते हैं। अब वो वायर्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंटरनल बसेस की, तो इंटरनल बसेस ऐसे बसेस होते हैं जो कि सीपीयू के अंदर काम करते हैं, बेसिकली मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं। कंट्रोल बस होता है, एड्रेस बस होता है और डेटा बस होता है। कंट्रोल बस क्या होता है? जो भी डेटा एड्रेस बस और डेटा बस के थ्रू ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल बस का होता है। मेमोरी में किस ब्लॉक पर जाकर के डेटा स्टोर होगा, किस ब्लॉक पर डेटा जाकर के जो है एक्सेस किया जाएगा, तो उन सभी का जो एड्रेस होता है वो एड्रेस बस में स्टोर होता है। और कौन सा डेटा ट्रांसफ़र किया जाना है, कौन से डेटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म कराना है, ये फाइंड आउट करने के लिए या फिर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग डेटा बस का यूज़ करते हैं। तो डेटा बस हमेशा डेटा लेकर के आने जाने का काम करता है, एड्रेस बस हमेशा एड्रेस लेके आने जाने का काम करता है, और जो कंट्रोल बस होता है वो एड्रेस बस और डेटा बस दोनों को ही कंट्रोल करने का काम करता है। तो आप इसको एक रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आपके घर में आपका घर बन रहा है, और जो मज़दूर होते हैं उनको आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई ईंट को जो है ना तीसरे फ्लोर में ले जा करके रखना है। तो अब आप तो मज़दूर के साथ जाओगे नहीं, क्योंकि आप भाई मालिक हो और सभी लोगों को जो है ना कंट्रोल करने का काम करते हो। तो आपने किसी को बोला कि ऐसा है, इनको लेकर के जाओ और दिखा दो कि जो है तीसरे मंजिल पर या तीसरे माले पर कहाँ पर ईंट को रखना है। तो अब भाई उनके साथ जो भी गया, ठीक है, उसको एड्रेस पता है। जो ईंट उठा के लेके जा रहा है उसके पास एक्चुअल में, क्योंकि ईंट है तो वो आपका डेटा हो गया, और उन दोनों की एक्टिविटी पर आप अपनी निगाहें बना करके रखे हो, तो वो आपका क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हमारा जो बस होता है सीपीयू के अंदर वो काम करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये काम का मतलब क्या है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है बेसिकली वो काम कैसे करता है। तो जो इंस्ट्रक्शन होता है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल पर बेस्ड होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल पर काम करता है। या जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को देते हैं तो वो एक स्पेशल टाइप के साइकिल में चलता है, जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहले डेटा को फेच किया जाता है। फेच करने का मतलब ये होता है कि डेटा को सबसे पहले लिया जाता है, वो चाहे तो यूज़र दे, या फिर ये यूज़र से लेता है, या फिर वो मेमोरी से लेता है जो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर होता है। तो पहले वो डेटा लेता है, फेच करता है, उनको डिकोड करता है, मतलब 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। डिकोड करने के बाद उनको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन कराना। रन करा करके जो आउटपुट आता है उसको मेमोरी में स्टोर कर लेता है। जैसे कि रैम हो गया तो रैम पे ले जा करके डेटा को स्टोर कर देता है। ठीक है, अब आप चाहो तो रैम पर जो भी डेटा गया है उसको परमानेंट भी स्टोर कर सकते हो। जैसे आपकी स्क्रीन पर आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो और उसमें कोई इंपॉर्टेंट फाइल को देख रहे हो, तो जो भी चीज़ें आपकी चल रही हैं वो रैम पर चल रही हैं। लेकिन जब आप उनको परमानेंटली स्टोर कर लेते हो, जैसे मान लीजिए कोई पीडीएफ आपने देखा और पीडीएफ आपके काम की लगी, आपने उनको डाउनलोड कर लिया, तो जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब तक आप उसको क्रोम ब्राउज़र पर देखोगे तो वो सभी चीज़ें, सभी कंटेंट आपकी रैम पर ही रहेंगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे अभी आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, या मैं जो स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी रैम पर चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मेमोरी में भी स्टोर नहीं है। मान लो पावर सप्लाई बंद होती है तो ये सारा कंटेंट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, और इसे दिखाने के लिए हमें फिर से इसको बनाना पड़ेगा, या फिर अगर हम पहले से इसको सेव करके रखे हुए हैं तो फिर से हमें इनको चालू करके आपको दिखाना पड़ेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मशीन साइकिल क्या होता है। जब भी कोई भी डेटा जब हम लोग कंप्यूटर को देते हैं तो उस डेटा को जो है एग्जीक्यूट करके रिजल्ट निकालने में जो भी टाइम लगता है उन्हें बोला जाता है मशीन साइकिल। पाइपलाइन बेसिकली ये पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। हमने आपको सुपर कंप्यूटर में बताया था, जब आपको बताया था कि भाई सुपर कंप्यूटर भी होता है कंप्यूटर के टाइप में, तो वहाँ पर आपस में कई सारे प्रोसेसर को एक साथ काम कराने के लिए हम लोग पाइपलाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग या पैरेलल एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं। बफर मेमोरी पाई जाती है।
जैसे अभी हमने आपको रजिस्टर मेमोरी के बारे में बताया, तो बफर मेमोरी भी होती है जो कि डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखने का काम करती है। एक्यूमुलेटर होता है जो कि अरिथमेटिक रिजल्ट्स को स्टोर करके रखने का काम करता है। और एक्यूमुलेटर के साथ साथ हम लोग रजिस्टर का भी यूज़ करते हैं। ये सभी हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी होती हैं और कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारी मानी जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो वो रजिस्टर है जो कि कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। क्लॉक स्पीड क्या होता है? क्लॉक स्पीड का मतलब कंप्यूटर की जो काम करने की स्पीड होती है उनको हम लोग क्लॉक स्पीड बोलते हैं और इनको बेसिकली बोला जाता है मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़। तो एक काम करने में जो टाइम लगा, ठीक है, वो हमारा क्लॉक स्पीड कहलाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और ये क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इनके जो एमसीक्यूज़ हैं या कह सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो हमने पीडीएफ में ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है समरी टेबल, इसको आप याद रखिएगा, इसमें सारी चीज़ें हमने समराइज़ करके रखी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई पर लगे रहिए।